नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 5-6 रोज से जो ईरान और इसराइल के बीच में रस्साकशी थी वो बाज़ाब्ता तौर पे एक जंग में दाखिल हुई है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो रस्साकशी है ये बिल्कुल जो फरवरी 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में आया था आयतुल्लाह ख़मैनी के तहत, तब से ही ये जारी है, क्योंकि ईरान मान रहा है इसराइल को कि ये अमेरिका का एक पपेट है और इनके बीच में बिल्कुल एक इस किस्म की जंग है जो न सिर्फ इलाकाई है बल्कि ऑलमोस्ट मजहबी है, क्योंकि ईरान की अक्सरियत जो है वो मुसलमान है और इसराइल की जो अक्सरियत है वहां पे यहूदी लोग रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस्लाम और यहूदियों के बीच में जंग है, क्योंकि ईरान में यहूदियों की एक तादाद वहां पे बस रही है और इसराइल में भी मुसलमानों की एक तादाद बस रही है। और जो मुसलमानों का एक बड़ा इस्लामी मरकज रहा है बैतुल मक़दस, ये भी इसराइल के ज़ेर कब्जा है। तो इस हवाले से कि ये जो अब ये जंग शुरू हो चुकी है और इस पर हम बात कर रहे हैं, हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये जंग उन जंगों से मुख्तलिफ है जो हमने आपने देखी हैं, जैसे कि लेटेस्ट यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग, इस पे हम ज्यादा बात भी नहीं करते थे, लेकिन इस जंग पे हम क्यों बात ज्यादा करते हैं, क्योंकि कश्मीर और ईरान का एक जबरदस्त एक साथ एक बॉन्डेज रहा है जो मजहब तक ही महदूद नहीं है। इसकी कल्चरल बॉन्डेज है, इसकी लैंग्वेज और बहुत सारी चीजें जो है ये मिलती हैं कश्मीर और ईरान की। और कश्मीर को तारीख दानों ने ईरानी सगीर का भी नाम दिया है। और जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की एक रियासत है, इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, और जो भी डेवलपमेंट ईरान में होती है कश्मीर में इसका कोई ना कोई रद्द अमल होता है। और इसके यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि ये जंग क्यों चल रही है और इसमें क्या हो रहा है। हम रियल टाइम बुनियादों पे ये नहीं बताते हैं कि इस जंग में कहां पे क्या हुआ, लेकिन सिर्फ ये हम बताते हैं कि ये जंग एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां पे इसराइल को अपना वजूद खतरे में लग रहा है और ईरान को भी अपना वजूद खतरे में लग रहा है, इस वजह से क्योंकि इसराइल के पीछे बाज़ाब्ता तौर पे अमेरिका है और अमेरिका आप जानते हैं कि एक सुपर पावर है। लेकिन अभी तक अमेरिका बराह रास्त इस जंग में नहीं आया है और न जो अमेरिका के मुखालिफ जो सुपर पावर्स हैं जैसे कि चाइना है, रशिया है, जिनके बारे में ये अभी तक कयास है कि ये ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनमें से भी कोई एक अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे इस जंग में शामिल नहीं हुआ है, इंक्लूडिंग चाइना और रशिया। ये बता रहे हैं कि इसको बातचीत के जरिए हल करना चाहिए वगैरह। अभी तक सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया था, लेकिन उसके बाद फिर सूरत हाल बदल गई है, क्योंकि अभी जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी के चीफ व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप के मेहमान है वहां पे, तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनको बताया जाएगा कि आप इस मामले में ज्यादा मुदाखलत ना करें। तो एक आलमी सूरत हाल है जो बिल्कुल एक मखदूश है, जिसमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि ये किस समझ जाएगा, क्या ये जंग किसी मौके पर रुकेगी, क्योंकि अभी जिसमें पहले एक बफर होता था, जैसे कि आपने देखा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल ही में एक जंगी माहौल तैयार हो गया, तो इसमें कुछ ममालिक ने इंक्लूडिंग अमेरिका, इन लोगों ने वहां पे मुदाखलत की या मुदाखलत करने का दावा किया, तो इस वजह से इसमें एक सीज फायर आ गया। अभी ईरान और इसराइल के बीच में जो जंग चल रही है इस पर सीज फायर कैसे आएगा किसी को मालूम अभी तक नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इस हद तक इसमें इंटरेस्टेड हैं क्योंकि कश्मीर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ईरान के साथ इस एतबार से वाबस्ता है कि एक तो ये एक मुसलमान मुल्क है जिसका एक मजहबी बुनियादों पर एक रिश्ता रहा है ईरान के साथ, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं कश्मीर के, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो करीब करीब 2000 या 3000 के करीब हैं, वो ईरान में ज़ेर तालीम हमेशा रहते हैं और इस वक्त भी ये लोग वहां पे ज़ेर तालीम हैं और इनको वहां से बहिफाजत बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। हमने पहले प्रोग्राम में भी बता दिया कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस बारे में अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं। हिंदुस्तान के जो वजीर खारजा हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो भी अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक
110 तलबा व तालिबात को जो हिंदुस्तानी है और जिसमें से 90 कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, इनको ईरान से आर्मीनिया पहुंचाया गया है और अब वहां से इनकी वापसी का इंतजाम हो रहा है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो वालिदीन हैं और जो बाकी इनके साथ ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो हुकूमत हिंद पे अपील कर रहे हैं हुकूमत हिंद से लगातार कि इनकी वापसी का, इनकी सलामती का ख्याल रखा जाए और उनकी वापसी का इंतजाम किया जाए। अभी तक इनकी वापसी का इंतजाम नहीं हो रहा है क्योंकि अभी जंग चल रही है और ईरान के सभी पोर्ट्स और जो एयरपोर्ट्स हैं ये सभी के सभी बंद पड़े हुए हैं। हम जिस वक्त ईरान और कश्मीर का जिक्र करते हैं इस वजह से भी करते हैं कि ये जो फारसी जबान है, जो ईरान की सरकारी जबान भी है और आम जबान भी है, ये कश्मीर में 500 साल तक यहाँ पे ये ऑफिशियल लैंग्वेज रही है, मजहब को छोड़ करके। जब हम सकाफत और कल्चर और जबान का जिक्र करते हैं तो 500 तकरीबन 500 साल तक 1339 से लेकर के जिस वक्त सुल्तान शाहमीर कश्मीर में हुक्मरान बन गए और तब से जिस वक्त महाराजा रंजीत सिंह ने कब्जा कर लिया जम्मू कश्मीर पे 1819 में, तब तक ये करीब 500 साल तक ये सरकारी जबान रही, फारसी जबान। और इसके असरात पड़े, वो न सिर्फ मुसलमानों पे पड़े, बाकी मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों पे भी। और 1819 के बाद हरचंद के महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाबी और डोगरी को यहाँ की सरकारी जबान, दरबारी जबान बना दिया। लेकिन जो यहाँ का लिटरेचर है और जो यहाँ पे किताबें लिखी गई है, इनमें बहुत सारे ऐसी हैं जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई हैं। और ये तकरीबन 500-600 साल के दौरान इसमें बड़े बड़े अदीब और शुअरा और मुसन्निफ कश्मीर ने पैदा किए जिन्होंने फारसी जबान में मुख्तलिफ किताबें लिखी। इनमें शेख याकूब सरफी, बाबा दाऊद खाकी, मिर्जा अकमलुद्दीन, ख्वाजा मोहम्मद आजम ददमेरी, हबीबुल्लाह नौशहरी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही मशहूर हुए हैं जिन्होंने फारसी जबान में नस्र और नज़्म में किताबें लिखी हैं। तिब पे, मेडिकल साइंस पर भी किताबें लिखी गई हैं और तारीख पर भी किताबें लिखी गई हैं। इनमें से बहुत सारी किताबें फारसी जबान में हैं जो ईरान की जबान है। ये मैं ताल्लुक बता रहा हूं क्यों कश्मीर क्यों जुड़ा हुआ है। इसमें जियोपॉलिटिकल कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी डायमेंशंस और है, इस वजह से इनके साथ ये जुड़ा हुआ है और लोगों का एक राबिता रहा है। और इसके बाद भी कि जब यहाँ पे डोगरा हुक्मरान आए, जब मैंने बता दिया है कि आपको तकरीबन 500 साल तक, जिसमें चक दौर था, जिसमें मुगल दौर था, जिसमें अफगान दुरानी दौर था, इन सब ये जो पीरियड्स थे इसमें फारसी जबान यहाँ की सरकारी जबान रही। और इसके बाद जब ये डोगरी और पंजाबी आई, इसके बावजूद भी फारसी का असर रहा। मैंने बता दिया ये मजहब तक महदूद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे उस्ताद हैं जो अरबी और फारसी के उस्ताद थे, वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। ये सिलसिला जारी रहा साल तक। अभी जब हम देखते हैं कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का अगर हम जिक्र करेंगे, शोबे फारसी का अगर आप जिक्र करेंगे, तो डॉक्टर शमसुद्दीन अहमद जो सदर शोबे फारसी कश्मीर यूनिवर्सिटी में रहे, उन्होंने अपना PhD यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान से किया, ईरान से किया। इसके अलावा डॉक्टर काशीनाथ पंडिता जो मुसन्निफ है, कई किताबों के और हिस्ट्री पे कई किताबें लिखी हैं, उन्होंने भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन तो उन्होंने किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से, लेकिन उन्होंने भी अपना PhD वगैरह मुकम्मल किया तेहरान यूनिवर्सिटी से। ये भी कश्मीर में ये जो यूनिवर्सिटी है, जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी, जो बाद में कश्मीर यूनिवर्सिटी बन गई, और इसमें एक प्रोफेसर रहे फारसी जबान के, और इसके बाद डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर सेंट्रल एशियन स्टडीज डॉक्टर काशीनाथ पंडिता। इस तरह से कई लोग ऐसे हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, जिन्होंने फारसी जबान में पोस्ट ग्रेजुएशन की, डॉक्टरेट किया, रिसर्च की, किताबें लिखी, और इसका असर अभी तक बदस्तूर जारी है। हालांकि अब यहाँ पे फारसी जबान नहीं बोली जाती है, लेकिन बहुत सारे अल्फाज हैं जिनका असर रहा है, जो कश्मीरी जबान के साथ शामिल हो गए हैं। ये मैं बता रहा था एक ताल्लुक, और इस ताल्लुक से आप बिल्कुल अच्छी तरह से मानूस है जो कई चीजें आई हैं
सकाफती चीजें जो आई हैं, विरसे की चीजें जो ईरान से मुंतकिल हुई हैं, सेंट्रल एशिया से मुंतकिल हुई हैं कश्मीर की तरफ, और हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पे ये एक असास है, एक विरसा है जम्मू कश्मीर के लिए। इस वजह से भी कश्मीर के लोगों की दिलचस्पी रहती है, वो जानना चाहते हैं कि ईरान में क्या हुआ, इसमें वहां पे क्या हो रहा है। और जो ताजा सूरत हाल इस वक्त ये है, ये हालांकि अभी एक हफ्ता भी मुकम्मल नहीं हुआ है इस जंग का, तो इसराइल दावा कर रहा है और अमेरिका भी इसकी तस्दीक कर रहा है कि जो ईरान के फजाई हदूद है इन पर मुकम्मल कंट्रोल है अब इसराइल का। लेकिन ईरान यहाँ से दावा कर रहा है कि हमने जो वहां पे रद्द अमल अपना किया है, इस वजह से वो कांप उठा है इसराइल। जो तल अबीब और कुछ दूसरे शहरों में, इसराइल के शहरों में तबाही फैली है, जो पहले लग नहीं रहा था कि ये लग रहा था कि वहां का इनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि वो किसी मिसाइल को अंदर नहीं आने देगा। लेकिन आपने देखा होगा गैर जानबदार जराये से भी कि वहां पे बड़े पैमाने पे तबाही हुई है, तल अबीब में और हैफा में और दूसरे कई इसराइल के शहरों में हुई है। लेकिन इस मौके पर जिस वक्त की हम आपसे बात कर रहे हैं, एक और डायमेंशन भी इसकी सामने आ गई है, वो ये कि जो ईरान में बादशाह थे मोहम्मद रजा शाह पहलवी, जिनका इंतकाल हुआ 1980 में, और 1979 में 11 फरवरी का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आयतुल्लाह खुमैनी की ज़ेर क़यादत आया था, उसके एक साल के बाद इनका इंतकाल हुआ। ये मिस्र हिजरत कर गए वहां से, तो जलावतनी की जिंदगी में वो वहां रह रहे थे, और इनका जो खानदान है बाकी वो भी वहां पर रह रहे थे, और कुछ दूसरे ममालिक पे भी बीच बीच में चले गए। तो इनका एक बेटा है, इनका एक और बेटा भी था, वो भी एक किस्म का वली अहद ही था, लेकिन उसने 2011 में खुदकुशी की। और इसका जो बड़ा बेटा है, इसका नाम भी रजा पहलवी है। इसने ट्विटर पर, जो असल में इसका ऑफिशियल नाम अब एक्स है, इस पे अभी कल लिखा है कि मतलब ये लग रहा है कि इसको अमेरिका वगैरह का सपोर्ट है, और वहां पे जो ईरान बता रहा है कि रिजीम चेंज की हम मतलब कोशिशें कर रहे हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है रजा पहलवी का अचानक सामने आना। तो इन्होंने ट्वीट किया है, इसने लिखा है जमहूरी इस्लामी बपायान खुद रसीदा, यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है ये अपने अंजाम को पहुंच रहा है, अपने एंड को पहुंच रहा है, यानी कि ये खत्म हो रहा है। बपायान खुद रसीदा व दर खालिस सकूत अस्त, ये मतलब अपने एंड की तरफ, अपने अंजाम की तरफ है, ये मतलब जवाल, रूब जवाल है। आंच आगाज शुदा बरगश्त नापजीर अस्त, जो शुरू किया गया है, जिसका आगाज हो चुका है, ये इर्रिवर्सिबल है, इसको वापस कोई अब नहीं ला सकता है। ये रजा पहलवी ने ट्वीट किया है। आइंदा रोशन अस्त, जो हमारा फ्यूचर है वो ब्राइट है। वो माँ बाहम अज ई पीच तुंद तारीख अबूर ख्वाहिम कर्द, और हम सब, ये ईरान के लोगों को बता रहा है कि हम सब मिलकर के इस नाजुक मरहले से ईरान को निकालेंगे। ये रजा शाह पहलवी अपने लोगों को बता रहा है। अकनून जमाने इस्तादन अस्त, यानी कि इस वक्त का जो पीरियड है, वक्त है, ये अपराइजिंग का, बगावत का वक्त है, ये लोगों को बता रहा है। जमाने बाज पस गिरी ईरान को वापस लाने का ये वक्त है। उनके हिसाब से ये हाथ से निकल गया था ईरान, अभी ईरान को वापस लाने का वक्त है। बाशद की बदजूदी दर किनारे शुमा बाशम, ये उनको बता रहा है कि मैं शायद जल्दी ही आपके साथ होऊंगा। तो इस तरह से एक नया कैरेक्टर इस स्टोरी में आ चुका है, रजा पहलवी। हालांकि अभी तक ईरान के हलकों में, जो ईरान में रहने वाले लोग हैं, जिनकी अक्सरियत जो है वो 95% से भी ज्यादा, शायद 98% के करीब वो मुस्लिम्स हैं, और इसमें से तकरीबन 98 या 97% के करीब वो शिया मुस्लिम्स हैं। इनमें इनका एक मजहबी ताल्लुक रहता है रूहानी क़यादत के साथ, जिसके सरबरा आयतुल्लाह सईद अली खामनेई हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, जिसके बारे में ये इसराइल बता रहा है सो कॉल्ड स्पिरिचुअल सुप्रीम लीडर। तो ये बराबर इसराइल के जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं वो लगातार इनको टारगेट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं ये भाग चुके हैं, जेर जमीन हो चुके हैं। लेकिन
इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक जो रजा पहलवी या जो अमेरिका की तरफ से कोशिशें हो रही है, इसका कोई जवाब, कोई वहां से कोई बगावत के आसार वहां पे नहीं है। ईरान में कोई सामने नहीं आया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई शख्स जो वहां पे रह रहा होगा। जिस तरह से आपने देखा कि अफगानिस्तान में वहां के लोग सामने आ गए थे, यहां सामने कोई नहीं आ रहा है। और अभी तक ये लग रहा है कि ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड है, अमेरिका और इसराइल का इसमें बाज़ाब्ता साथ है, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर वहां पे ऐसी कोई बगावत वहां पे नहीं हुई है। हालांकि बीच बीच में आपने देखा एक खातून को लेकर के एक मामला हुआ, जिसके बारे में ये बताया गया कि वो हिजाब की मुखालिफ थी। बाद में वो ईरानियन सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस की कस्टडी में इसकी डेथ हो गई 3 साल पहले। तो ये कभी कभी इस किस्म के वाक़ात ईरान में होते रहते हैं। और ये भी माना जा रहा है कि एक लेवल की वहां पे मुखालिफत है, जो मजहबी क़यादत है, एक लेवल की मुखालिफत वहां पे बेशक मौजूद है, लेकिन क्या वो इस कदर वहां पे मजबूत है, या ईरान की जो मजहबी लीडरशिप है वो इस कदर कमजोर हो गई है इस जंग से कि वहां पे रजीम चेंज हो जाएगा, वो ये एक बड़ा सवाल है। अभी तक गैर जानबदार हल्के इसकी किसी कोई तस्दीक नहीं कर रहे हैं, इस किस्म की कोई इंडिकेशन हमें नहीं मिल रही है। लेकिन ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा अगर इस किस्म की कोई डेवलपमेंट वहां पे हुई ईरान में, जो मैं लगातार बता रहा हूं इस कैविएट के साथ कि अभी तक इस किस्म के आसार वहां पर नहीं है। और अगर ऐसा कभी हो भी जाता है तो ये वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। इसमें पाकिस्तान और ईरान और सऊदी अरबिया से लेकर के इसराइल तक एक एक्सिस बनेगा, एक पूरा एक्सिस जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कंट्रोल में रहेगा। और शायद इसका फिर जो फ्यूचर में जो कॉन्फ्रंटेशन वगैरह रहेगी भी, वो शायद इकोनॉमिक ज्यादा हो तो वो रशिया और रूस और चाइना के साथ रहेगी। इसमें रशिया और चीन दोनों इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, क्योंकि इनका डायरेक्टली असर पड़ेगा। अभी तक हालांकि ये खामोश है और मोहतात रद्द-ए-अमल ये दिखा रहे हैं चाइना और रशिया, लेकिन ये देखना है कि अगर वाकई वहां पे अमेरिका ने तेज कोशिशें कर ली रजीम चेंज की ईरान के अंदर, तो शायद मुझे लग रहा है कि ये रूस के लिए भी और चीन के लिए भी एक नया एक खतरा बन सकता है वहां पे। तो फिर ये देखना है कि इसमें क्या वहां पे बनेगा। अभी तक जो हमारी तशवीश है वो ऐसी चीज तक महदूद है कि जो हिंदुस्तान के तकरीबन 5-6 हजार वहां पे काम करने वाले लोग हैं या तलबा व तालिबात हैं, जिसमें मैंने बता दिया है वादी कश्मीर के तकरीबन 2000 और 3000 के बीच में तलबा व तालिबात है जो वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। इनकी वापसी का इस वक्त बड़ा मसला है, जिस पर मस्बत तरीके से हुकूमत हिंद की वजारत खारजा इस वक्त काम कर रही है। हम आपको बताते रहेंगे जो भी डेवलपमेंट होगी और जिसमें जम्मू कश्मीर के लोग इंटरेस्टेड होंगे, हम आपको बाखबर करेंगे। इस प्रोग्राम के आखिर में हम आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि ये जो द न्यूज रूम 24 आवाज है, इसका आज 1 साल मुकम्मल हो रहा है। हम अपने सभी साथियों को इस मौके पर मुबारकबाद दे रहे हैं और आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप देखते रहें इस चैनल को जो जम्मू से आप देख रहे हैं, द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं अहमद अली फयाज।